हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज़ झारखंड न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। मैया सम्मान योजना की लाभुक अगली किस्त का इंतजार कर रही हैं। जनवरी माह का डेडलाइन खत्म हो चुकी है, फिर भी खातों में 2500 रुपए नहीं आए हैं। अब फरवरी माह का भी डेडलाइन क्रॉस हो रहा है। नियम के मुताबिक हर माह की 15 तारीख तक लाभुकों के खाते में पैसा ट्रांसफर कर देना है। अब इस पर राजनीति शुरू हो गई है। जल्द किस्त जारी नहीं होने पर भाजपा ने राज्यव्यापी आंदोलन की धमकी दे दी है। जवाब में सत्ताधारी दलों ने भाजपा पर सवाल खड़े करते हुए विश्वास दिलाया है कि हर लाभुक को पैसे जरूर मिलेंगे। झामुमो प्रवक्ता मनोज पांडेय कहते हैं कि शेरदिल सोरेन ने ठान लिया कि देना है तो देना है, हम जुमलेबाज नहीं हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के बेटे हैं। उनका दावा है कि सबको पैसे मिल रहे हैं। किसी महीने में थोड़ा विलंब होता है तो उसकी भरपाई की जाती है। किसी माह में एडवांस भी मिला है। सड़क पर आंदोलन के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि 15 लाख रुपए नहीं मिलने पर भाजपा के लोग सड़क पर क्यों नहीं उतरे? महंगाई के खिलाफ क्यों नहीं आंदोलन किया? सिलेंडर का दाम 400 रुपए से 1400 रुपए होने पर क्यों नहीं सड़क पर उतरे? जब उनसे पूछा गया कि आखिर किस्त जारी करने में विलंब क्यों हो रहा है, जवाब में झामुमो प्रवक्ता ने कहा कि कई वजहों से थोड़ा विलंब हो जाता है, लेकिन पैसा मिलेगा और अनवरत मिलेगा। झामुमो प्रवक्ता ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार 1.36 लाख करोड़ लेकर बैठी हुई है। वो पैसे मिले होते तो आज यह नौबत नहीं आती। इस मसले पर झारखंड कांग्रेस ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि झारखंड में उनकी जमीन सिखक गई है, इसलिए बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है और बिना कोई कारण वे मैया सम्मान योजना को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता जगदीश साहू ने भरोसा दिलाया है कि 2-4 दिन में लाभुकों के खाते में पैसे पहुंच जाएंगे। जगदीश साहू ने यहां तक कहा कि 2 माह का पैसा एक साथ चला जाएगा। कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा कि विलंब पर राजनीति करने वाली भाजपा को बताना चाहिए कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र जैसे राज्यों में महिलाओं से किए वादे को क्यों नहीं पूरा कर रही है। दरअसल 10 फरवरी को झारखंड भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने हेमंत सरकार की नीयत पर सवाल खड़े करते हुए कहा था कि मैया सम्मान योजना की किस्त लाभुकों को जल्द नहीं मिली तो पार्टी राज्यव्यापी आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि मैया सम्मान योजना के तहत लाभुकों को हर माह 1000 रुपये दिए जाएंगे। देने का प्रावधान था। यह व्यवस्था अगस्त 2024 से शुरू हुई थी। नवंबर माह तक लाभुकों को 1000 रुपये दिए गए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव पूर्व भाजपा द्वारा सरकार बनने पर गोगो दीदी योजना के तहत लाभुकों को प्रतिमाह 2100 रुपये देने की घोषणा के जवाब में तत्कालीन सरकार ने 2500 रुपये देने की घोषणा कर दी थी। कैबिनेट से भी प्रस्ताव को पारित करा लिया गया था। सरकार बनने पर वादे को पूरा करते हुए दिसंबर माह की बढ़ी हुई राशि को 6 जनवरी 2025 को जारी किया था। उन्होंने रिमोट का बटन दबाकर कुल 56,61,791 महिलाओं के खाते में कुल 1415 करोड़ की राशि ट्रांसफर की थी। इसी दौरान महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग को पता चला कि बड़ी संख्या में वैसी महिलाएं लाभ ले रही हैं जो इसके लिए योग्य हैं ही नहीं। लिहाजा सभी लाभुकों का भौतिक सत्यापन हो रहा है। इसमें कई खामियां सामने आ रही हैं। लिहाजा प्रखंड और अंचल स्तर पर लिस्ट को अपडेट किया जा रहा है। लेकिन आश्चर्य की बात है कि विभाग के अधिकारी इस मसले पर चुप्पी साधे हुए हैं। इसकी वजह से वास्तविक लाभुकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। झारखंड के सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत चल रहे विद्यालयों में आवेदन की करने तारीख बढ़ा दी गई है। अगर आपने अभी तक इन स्कूलों में दाखिले के लिए आवेदन नहीं किया है तो 20 फरवरी तक अप्लाई कर लें, क्योंकि इसके बाद आवेदन की तारीख नहीं बढ़ेगी। 16,000 से अधिक रिक्त सीटों के लिए चल रहे नामांकन के लिए पहले आवेदन की तारीख 10 फरवरी तक निर्धारित की गई थी। गौरतलब है कि झारखंड में अभी 80 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस संचालित हैं। आने वाले दिनों में इसकी संख्या बढ़ाकर 4000 से अधिक करने की योजना है। राज्य सरकार द्वारा चालू यह योजना पूरी तरह सीबीएसई पैटर्न पर चलाए जाते हैं। हर स्कूल में लैंग्वेज लैब,
कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, पुस्तकालय के साथ साथ स्मार्ट क्लास की व्यवस्था है। साथ ही साथ छात्रों के शारीरिक विकास के लिए हर विद्यालयों में खेलकूद की पूरी सुविधा की गई है। सबसे अधिक 5 सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस राजधानी में संचालित हैं। इसके अलावा बोकारो, चतरा, देवघर, धनबाद, गढ़वा, गोड्डा, गुमला, जामताड़ा, खूंटी, कोडरमा, लातेहार, लोहरदगा, पाकुड़, पलामू, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, सरायकेला खरसावां, सिमडेगा में 3 उत्कृष्ट विद्यालय हैं। उसी तरह दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, लातेहार, साहिबगंज 4 उत्कृष्ट विद्यालय हैं। इन स्कूलों में हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में पढ़ाई होती है, लेकिन अंग्रेजी बोलने पर खास ध्यान दिया जाता है। बता दें कि इस स्कूल की शुरुआत निजी स्कूलों को बेहतर शिक्षा के मामले में टक्कर देने के लिए की गई थी। झारखंड के तकरीबन सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम पारा चढ़ने लगा है। सुबह और शाम को छोड़कर बाकी समय लोगों को गर्मी का एहसास हो रहा है। मौसम विभाग की माने तो अभी न्यूनतम और अधिकतम तापमान में और बढ़ोतरी होगी। इससे लोगों को ठंड से राहत मिलने की संभावना है। गुरुवार के मौसम की बात करें तो कहीं कहीं पर सुबह में हल्का कोहरा छाया रहेगा। उसके बाद मौसम धीरे धीरे साफ हो जाएगा। रांची स्थित मौसम विज्ञान केंद्र ने कहा है कि झारखंड में अगले 5 दिनों के दौरान न्यूनतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। सुबह में हल्का धुंध छाया रहेगा, लेकिन उसके बाद मौसम साफ हो जाएगा। फिलहाल अभी जिलों का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री के पार हो चला है। राज्य में गुरुवार को अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। बीते 24 घंटे में झारखंड का मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस सरायकेला में रिकॉर्ड किया गया, जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस गुमला में दर्ज किया गया। बदलते मौसम में इन चीजों को करें फॉलो। कैफीन और चीनी से दूर रहने का प्रयास करें, क्योंकि ये शरीर को डिहाइड्रेट करने का काम करते हैं। सुबह नहाने के लिए गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें। किसी भी परिस्थिति में शाम में न नहाएं। खुद को फिट रखने के लिए नियमित तौर पर एक्सरसाइज करें। सुबह और शाम के समय नियमित तौर गर्म कपड़े जरूर पहनें। कोशिश करें कि बाहर निकलते समय कान और गले को ढक कर रखें, जबकि दिन फुल स्लीव्स वाले कपड़े पहनें। झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडेय सिंह से मुलाकात की। संगठन के सदस्यों ने पेसा के सभी जरूरी नियमों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित करने की मांग की और इससे संबंधित संलग्न पत्र सौंपा। ज्ञापन सौंपने वालों में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव भी शामिल थी। इस दौरान पंचायती राज मंत्री ने आश्वासन दिया कि सभी के सुझावों को लेते हुए इस प्रक्रिया को मिलकर आगे बढ़ाया जाएगा। मंत्री के समक्ष अपनी बात रखते हुए झारखंड जनाधिकार महासभा के प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि पेसा के मूल कानून के मुताबिक अनुसूचित क्षेत्र में त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था के प्रावधानों की बात कहा गई है। आदिवासी सामुदायिकता, स्वायत्तता और पारंपरिक स्वशासन इस पंचायत व्यवस्था का मुख्य केंद्र बिंदु होगा। लेकिन झारखंड पंचायती राज अधिनियम जीपीआरए 2001 के तहत इसमें पेसा के अनुरूप ग्राम सभा और पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था संबंधित अनेक प्रावधान नहीं हैं। जेपीआरए मुख्यतः पंचायत केंद्रित है, जबकि पेसा के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में इसे ग्राम सभा केंद्रित होना होता है। झारखंड जनाधिकार महासभा प्रतिनिधिमंडल ने मंत्री दीपिका पांडेय सिंह को विभाग द्वारा बनाए गए पेसा नियमावली के ड्राफ्ट में भी कई गंभीर त्रुटियों के विषय के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि नियमावली आदिवासी स्वायत्तता और प्राकृतिक संसाधनों पर सामुदायिक अधिकार को सुनिश्चित और सुरक्षित नहीं करती है। उन्होंने यह भी कहा कि सामुदायिक संसाधनों पर ग्राम सभा का मालिकाना अधिकार का स्पष्ट व्याख्या नहीं है। साथ ही पेसा नियमावली ड्राफ्ट में कई प्रावधानों का वर्तमान कानूनों के रेफरेंस में व्याख्या किया गया है, जिसके कारण वे पेसा के मूल भावना के विपरीत सामूहिक अधिकारों को सीमित करते हैं। पेसा के सभी नियमों के अनुरूप झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 को संशोधित किया जाए।
पेसा नियमावली के वर्तमान ड्राफ्ट की खामियों को पेसा कानून की मूल भावना के अनुरूप ठीक किया जाए। यह पूरी प्रक्रिया आदिवासियों, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रणाली के प्रतिनिधियों और आदिवासी अधिकारों और 5वीं अनुसूची के मसले पर संघर्षरत जन संगठनों के साथ मिलकर पूर्ण पारदर्शिता के साथ चलाई जाए। झारखंड सरकार आदिवासियों, पारंपरिक आदिवासी स्वशासन प्रणाली के प्रतिनिधियों और आदिवासी अधिकारों और 5वीं अनुसूची के मसले पर संघर्षरत जन संगठनों के प्रतिनिधियों व विभागीय पदाधिकारियों की एक समिति का गठन करें, जो राज्य और केंद्र के सभी कानूनों व नियमों का अध्ययन कर पेसा अनुरूप संशोधनों का सुझाव देगी। साथ ही पेसा की धारा 4 अनुसार 6ठी अनुसूची के स्वशासी परिषद के अनुरूप ढांचे का प्रारूप भी सुझावित करेगी। मुलाकात के दौरान झारखंड जनाधिकार महासभा के सदस्यों ने चुनाव के दौरान किए गए वादों पर आवश्यक कार्रवाई करने की अपील की। साथ ही यहां के जनाकांक्षाओं के आधार पर स्थानीयता और नियोजन नीति को लागू करने की मांग की। मौके पर दिनेश मुर्मू, सिसिलिया लकड़ा, एलिना होरो, रिया तुलिका पिंगुआ समेत कई लोग शामिल थे। बोकारो जिले के गोमिया प्रखंड में 5 महिलाएं मिलकर दीदी कैफे चला रही हैं। कभी गरीबी में जीवन यापन करने वाली ये महिलाएं दीदी कैफे चलाकर आत्मनिर्भर बन गई हैं। इन महिलाओं के नाम लीला देवी, प्रमिला देवी, कुसुमी देवी, गीता देवी और सुशीला देवी हैं। इन्होंने मिलकर 8 वर्ष पहले गोमिया प्रखंड मुख्यालय के पास वाहन शेड में दीदी कैफे शुरू की थी। ये सभी महिलाएं कमल आजीविका सखी मंडल से जुड़ी हैं। इन महिलाओं ने बताया कि दीदी कैफे के जरिए ये लोग अब आत्मनिर्भर बन गए हैं। हालांकि इन्होंने यह नहीं बताया कि ये लोग आज कितना कमाई कर रही हैं, लेकिन इतना जरूर कहती हैं कि 10,000 रुपये खर्च करके दीदी कैफे की शुरुआत की थी। अब परिवार का भरण पोषण आराम से हो जाता है। लीला, प्रमिला, कुसुमी, गीता और सुशीला कहती हैं कि प्रखंड कार्यालय के पास उनके लिए एक छोटे से कमरे की व्यवस्था की गई है। इसी कमरे में वे अपना सामान रखती हैं। वाहन रखने के लिए बने शेड में उन्होंने चूल्हा बना रखा है, उसी में खाना बनाती हैं। इस कैफे में नाश्ता और भोजन का उत्तम प्रबंध करती हैं। शेड में ग्राहकों को बैठाने की उचित व्यवस्था नहीं होने की वजह से उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अच्छी बात यह है कि इनके कैफे में आम आदमी से लेकर प्रखंड कार्यालय के बड़ा बाबू तक भोजन करने आते हैं। यहां ग्राहकों को आसपास के अन्य होटल्स की तुलना में सस्ता भोजन मिलता है। भोजन की गुणवत्ता भी अच्छी होती है। ग्राहकों के बैठने के लिए उचित प्रबंध नहीं होने की वजह से दीदी कैफे चलाने वाली महिलाओं को थोड़ी निराशा होती है, लेकिन अपने काम से सभी संतुष्ट हैं। उन्हें इस बात का सुकून है कि वह अपने कैफे में आने वाले लोगों को अच्छा भोजन परोसती हैं। अपनी कमाई से भी वह संतुष्ट हैं। ये महिलाएं चाहती हैं कि उनके कैफे में बैठने और खाने के लिए उचित व्यवस्था हो। अलग से रसोई बन जाए तो वह और बेहतर सेवा दे सकती हैं। महिला समूह की दीदियां कहती हैं कि प्रखंड विकास पदाधिकारी अगर उनकी समस्याओं का समाधान कर दें तो ग्राहकों को और बेहतर सेवा दे सकेंगी। इस संबंध में पूछने पर प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ महादेव कुमार महतो ने कहा कि प्रयास होगा कि एक सुसज्जित कैंटीन बने ताकि कार्यालय में आने वाले लोग यहां बैठकर जलपान और खाना खा सकें। इस संबंध में जिला प्रशासन से भी बात करेंगे और समस्याओं का समाधान करेंगे। गरीब परिवारों से आने वाली इन महिलाओं ने कहा कि दीदी कैफे चलाकर वह खुद तो सशक्त हो ही रही हैं, अपने परिवार की भी आर्थिक मदद कर रही हैं। दीदी कैफे की हर दिन की कमाई 1500 रुपए के आसपास है। इस तरह एक महिला के हिस्से 250 से 300 रुपए आ जाते हैं। सभी महिलाएं अपनी कमाई से खुश हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार। कैसे हैं आप सब? इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए बात करते हैं आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। झारखंड कैबिनेट की बैठक 18 फरवरी को होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग समन्वय ने मंगलवार 11 फरवरी 2025 को यह जानकारी दी है। विभाग ने कहा है कि मंत्रिपरिषद की बैठक मंगलवार 18 फरवरी 2025 को अपराह्न 4 बजे से झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन के मंत्रिपरिषद कक्ष में होगी। बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन करेंगे। इससे पहले 29 जनवरी
2025 को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई थी। इसमें कुल 6 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई थी। बैठक में सरकार ने गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) में वृद्धि करने और झारखंड में शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के उद्देश्य से झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना की शुरुआत करने की घोषणा की थी। कैबिनेट की बैठक में कहा गया था कि राज्य में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सराहनीय कार्य करने वाले शिक्षकों, छात्रों, प्रशासकों एवं संस्थानों को सम्मानित करने के लिए झारखंड राज्य उच्चतर शिक्षा पुरस्कार योजना लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। कैबिनेट की बैठक में निर्माण कार्य श्रेणी की जीएसटी दर को 12% से बढ़ाकर 18% करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई थी। कैबिनेट सचिव ने बैठक में हुए फैसलों की जानकारी देते हुए बताया था कि नगर विकास एवं आवास विभाग के तहत कार्य संविधाओं में भुगतान अंतर्राशि देयता के लिए प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई है। 26 फरवरी को यानी महाशिवरात्रि के दिन देवघर के बाबा मंदिर में करीब 2 लाख भक्तों की भीड़ हो सकती है। इसे देखते हुए बाबा मंदिर प्रशासक सह डीसी विशाल सागर के निर्देश पर बाबा मंदिर में युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी गई है। मंदिरों के रंगरोगन का कार्य भी शुरू हो चुका है। मिली जानकारी के अनुसार इस अवसर पर बाबा मंदिर को फूलों से सजाने की तैयारी है। महाशिवरात्रि को कूपन का दाम भी डबल यानी प्रतिभक्त 600 रुपए की दर से जारी होगा। इसके साथ ही महाशिवरात्रि पर भव्य शिव बारात निकाली जाएगी। 3 दशक तक राजनारायण खवाड़े और फिर सांसद निशिकांत दुबे की देखरेख में शिव बारात निकलती थी, लेकिन इस बार पर्यटन विभाग की ओर से इसकी तैयारी की जा रही है। कोलकाता से आए कारीगरों द्वारा मंदिर के गर्भगृह में लगे एसी तथा बाहर लगे एसी की मरम्मत आदि के कार्य को प्रारंभ कर दिया गया है। रात में संस्कार मंडप और क्यू कॉम्प्लेक्स के स्पाइरल की मरम्मत का निर्देश दिया गया है। बाबा मंदिर बिजली इंचार्ज चंदन कुमार को मंदिर में बिजली से संबंधित सभी काम को अपडेट करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र दर्शन, होल्डिंग पॉइंट और कूपन काउंटर के स्पाइरल को चुस्त दुरुस्त करने का निर्देश है। बैद्यनाथ धाम में इस बार महाशिवरात्रि के अवसर पर झारखंड का पर्यटन विभाग भव्य शिव बारात निकालने की तैयारी में जुट गया है। शिव बारात की भव्यता, धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व को ध्यान में रखते हुए पर्यटन विभाग ने ऐसा निर्णय लिया है, जिसकी जानकारी डीसी विशाल सागर ने दी है। उन्होंने बताया कि विभाग से उन्हें आदेश मिला है कि शिव बारात की भव्यता बनी रहे, इसके लिए व्यापक तैयारी के साथ आयोजन करवाएं। उन्होंने कहा कि इस शिव बारात को भव्य बनाने के लिए विभिन्न एनजीओ, समाज सेवी संस्थाओं सहित अन्य संगठनों का सहयोग लिया जाएगा। मालूम हो कि पिछले 31 वर्षों से शिवरात्रि महोत्सव समिति के अध्यक्ष राजनारायण खवाड़े की अध्यक्षता में शिव बारात निकाली जाती थी। कोरोना के बाद पिछले 2 वर्षों से शिव बारात का आयोजन गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे की देखरेख में हो रहा था। इस मामले में गोड्डा के सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने सोशल मीडिया पर कहा कि सरदार पंडा की लड़ाई ने देवघर बाबा बैद्यनाथ मंदिर का सरकारीकरण कर दिया। अब शिव बारात भी देवघर वासियों के हाथ से निकल सरकार के पास चली गई। इसके पीछे की साजिश का खुलासा वे 15 से 16 फरवरी को देवघर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। बारात देख डर गए थे लोग। कहा जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती से विवाह करने के लिए अपनी बारात लेकर उनके घर पहुंचे थे, तो बारात और भगवान शिव का अद्भुत रूप देखकर लोग डर गए थे। गले में सांप और तन पर राख, एक हाथ में डमरू तो दूसरे हाथ में त्रिशूल लिए शिवजी की बारात में भूत पिशाच, यक्ष, गंधर्व, अप्सरा, किन्नर, जानवर, सांप बिच्छू समेत अन्य शामिल थे। यह रूप देखकर पार्वती की मां मैना भी विचलित हो गईं और इस विवाह से इनकार कर दिया था। तब नारद जी ने भगवान शिव और पार्वती की पुनर्जन्म की कथा उन्हें सुनाई। भगवान शिव की शक्ति से उन्हें अवगत कराया। इसके बाद वे विवाह के लिए मान गए। गढ़वा जिले के कांडी थाना क्षेत्र के जतरो गांव में डबल मर्डर से इलाके में सनसनी फैल गई है। अज्ञात अपराधियों ने खेत में सो रहे बुजुर्ग दंपति की धारदार हथियार से काटकर हत्या कर दी गई है। घटना सोमवार रात की है।
मंगलवार की सुबह घटना की जानकारी मिलने के बाद भारी संख्या में ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना स्थानीय थाना पुलिस को दी। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंचकर छानबीन में जुट गई है। मृतक दंपति की पहचान जतरो गांव निवासी हीरा रजवार और कलावती देवी के रूप में की गई है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार दंपति रात के वक्त खेत की रखवाली करते थे। इलाके में नीलगाय फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। इस कारण प्रतिदिन की तरह दोनों सोमवार को खेत की रखवाली करने गए थे। इसी क्रम में सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने धारदार हथियार से बुजुर्ग दंपति की हत्या कर दी। मंगलवार सुबह काफी देर होने के बावजूद जब दंपति घर नहीं पहुंचे तो उनका पुत्र राजकुमार राम माता पिता को देखने के लिए खेत पहुंचा। खेत में उसने माता पिता का शव पड़ा देखा। इसके बाद उसने तत्काल इसकी जानकारी ग्रामीणों और पुलिस को दी, जिसके बाद ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर जुट गई। घटनास्थल पर पहुंचे पुलिस इंस्पेक्टर सुनील तिवारी ने कहा कि प्रथम दृष्टया जमीन विवाद में हत्या का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। बहुत जल्द हत्याकांड का खुलासा कर दिया जाएगा। जांच के लिए जिला मुख्यालय से एफएसएल की टीम को बुलाया गया है। सभी साक्ष्य को एकत्रित कर बारीकी से अनुसंधान किया जाएगा। वहीं घटना की जानकारी मिलने के बाद स्थानीय विधायक नरेश सिंह भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने शोक संतप्त परिजनों को ढाढ़स बंधाया और पुलिस से जल्द घटना के उद्भेदन की मांग की। विधायक ने भूमि विवाद में हत्या की आशंका जताई है। विधायक ने कहा कि मृतक दंपति काफी गरीब थे। वहीं घटना के संबंध में मृतक दंपति के पुत्र राजकुमार राम ने कहा कि हमारा किसी के साथ कोई विवाद या झगड़ा नहीं था। ऐसे में उनके माता पिता की किसने और क्यों हत्या की यह समझ से परे है। झारखंड में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद नगर निकाय चुनाव की सरगर्मी भी तेज हो गई है। इसकी तैयारी भी जोर शोर से चल रही है। राज्य सरकार ने ओबीसी आरक्षण सुनिश्चित करने के लिए ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया शुरू की है। इसके तहत कई जिलों में ओबीसी सर्वेक्षण पूरा हो चुका है। हालांकि अभी तक यह तय नहीं हुआ है कि नगर निकाय चुनाव दलीय आधार पर होगा या फिर गैर दलीय आधार पर, लेकिन प्रमुख राजनीतिक दल इस चुनाव को लेकर सक्रिय हो गए हैं। साथ ही नगर निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन के लिए रणनीति बना रहे हैं। पिछले दिनों कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने प्रमुख नेता के साथ बैठक कर निकाय चुनाव को लेकर विचार किया था। इसके बाद नगर निकाय चुनाव के सफल संचालन के लिए 11 सदस्यीय प्रदेश चुनाव समिति, नगर निगम के लिए 9 सदस्यीय समिति और नगर परिषद और नगर पंचायत के लिए 5-5 सदस्यीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया। इधर भाजपा फिलहाल अपने सांगठनिक चुनाव की प्रक्रिया में जुटी हुई है। पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का कहना है कि हर चुनाव के लिए भाजपा तैयार रहती है। नगर निकाय चुनाव में भी कार्यकर्ता पूरी निष्ठा के साथ चुनाव में उतरेंगे, चाहे चुनाव दलीय आधार पर हो या गैर दलीय आधार पर। प्रदेश जदयू ने भी निकाय चुनाव को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। प्रदेश अध्यक्ष खीरू महतो के निर्देश पर कोषांग का गठन करने की कवायद शुरू की जा रही है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम ने भी झारखंड में चुनाव लड़ी डैडी की तैयारी में अपनी प्रदेश कमेटी का विस्तार किया है। साथ ही अपने उम्मीदवार उतारने की भी योजना बना रही है। वहीं दूसरी तरफ राज्य निर्वाचन आयोग ने भी चुनाव की तैयारियां तेज कर दी हैं। भारत निर्वाचन आयोग से नवीनतम मतदाता सूची के आधार पर वार्ड का पुनर्गठन किया जा रहा है।